असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन पहुंचकर पाकिस्तान को ऐसा एक्सपोज किया है जिसके बाद पाकिस्तान दशकों तक ओवैसी के इस पूरे एक्सपोज करने वाले भाषण को याद रखेगा। चाहे वो 26/11 के बाद जिया उर रहमान का मसला हो, या रियासी में हिंदुओं पर हमला किया गया वो मसला हो, उरी का मामला हो, या पुलवामा से लेकर पहलगाम तक की कहानी। बहरीन में जब ओवैसी ने बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान सुनकर कांपने लगा। ओवैसी ने हर मसले पर पाकिस्तान को घेरा और पाकिस्तान को ना सिर्फ एक फेल स्टेट बताया बल्कि एक ऐसी मांग रख दी है जो ओवैसी की मांग अगर दुनिया ने सुन ली तो पाकिस्तान दुनिया में अब जो अपना भीख वाला कटोरा लेकर घूमता है वो भी नहीं घूम पाएगा। पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर बहरीन में ऑल पार्टी डेलीगेशन में ओवैसी ने ऐसी कौन सी बातें कह दी जिसे सुनने के बाद अब पाकिस्तान ओवैसी की काट ढूंढने में लगा हुआ है। पाकिस्तान सोच रहा है भैया अगर जल्द से जल्द हमने इसकी काट नहीं ढूंढी तो ये ओवैसी तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने अब तक हमारा एबीसी हिंदी न्यूज़ का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और हम हर खबर के पीछे जो कहानी रहती है वो आप तक लेकर आ रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने जो ऑल पार्टी डेलीगेशन हर अलग अलग देशों में भेजा था, ओवैसी उनमें बहरीन गए थे। बैजंत पंड्या के नेतृत्व में ये पूरा डेलीगेशन बहरीन पहुंचा था और ओवैसी ने इसके लिए जमकर तैयारी की थी। जाहिर सी बात है कि अगर ओवैसी का नाम इस पूरे ऑल पार्टी डेलीगेशन में पहुंचा था तो इसके पीछे की वजह भी खुद ओवैसी थे। ओवैसी ने पहलगाम हमले से लेकर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक तक हर मोर्चे पर न सिर्फ सरकार का साथ दिया बल्कि देश के एक अच्छे और सच्चे नागरिक होने का अपना फर्ज भी निभाया और यह भी बताया कि भाई अगर आप विपक्ष के सांसद हैं तो क्या हुआ, मसला देश का है तो आप सरकार से ज्यादा देश का पक्ष रखेंगे, सरकार से ज्यादा आतंक के खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे। और ओवैसी ने यह देश में बाखूबी किया था। इसके बाद जब ओवैसी बहरीन पहुंचे रविवार को तो उनकी स्पीच पर पूरे भारत की नजर तो थी ही कि ओवैसी जिस लिहाज से पाकिस्तान की लगातार पोल खोल रहे हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसिम मुनीर का मौलाना वाला अंदाज हो जो मजहब के नाम पर उन्होंने भारत में पहलगाम में जिस काली करतूत को यहां पर जन्म दिया था उसे एक्सपोज करना हो, या पाकिस्तान के भारत के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन का जिहादी नाम हो, ओवैसी ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को यहां पर घेरा था। और अब बारी बहरीन में यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान के काले कारनामों को उजागर करनी थी। और यहां पर ओवैसी ने जिस लिहाज से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और उनके बयान अंदाज का जो यहां पर नजरिया था वो आप भी सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ओवैसी ने जो कहा वो सुनने के बाद बहरीन और दुनिया के जो तमाम देश हैं उन्होंने समझा कि भाई आखिर पाकिस्तान ने भारत में क्या किया है। और भारत का ये गुस्सा सिर्फ भारत की सेना का नहीं, भारत के एक एक नागरिक का है। ओवैसी ने पहले तो सिंदूर ऑपरेशन जो है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया उसके पीछे की उन्होंने वजह बताई। उन्होंने बताया कि भाई जो पहलगाम में ये जो पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड आतंकी पहुंचे भारत में और उन्होंने जिस तरह घटना को अंजाम दिया, इस घटना में आप समझिए कि हुआ क्या है। इस घटना में एक ऐसी 6 दिन पहले शादी हुई महिला आई थी जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और 7वें दिन वो विधवा हो गई। एक ऐसी महिला थी इस घटना में जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी और अब वो विधवा हो गई। पाकिस्तान के आतंकियों ने इस तरह भारत में आकर ये पूरा हमला किया था जिसने यहाँ की महिलाओं को विधवा बनाया। जाहिर सी बात है इसी के बाद ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर की पहल हुई थी और ओवैसी ने दुनिया के मंच पर इस बात को जगजाहिर किया कि कैसे भारत सरकार ने और सेना ने इस पूरे मसले का नाम, पूरा ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा था, क्योंकि ये देश की बहन बेटियों का मसला था। ओवैसी ने पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट यहां पर बताया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पूरी तरह से फेल्ड स्टेट है। जो 7 मई को भारत ने एयर स्ट्राइक की थी उसमें हमने 9 जो टेरर स्पॉट थे वहां पर हमने अटैक किया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे सेना का शौर्य है, उसके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया और पाकिस्तान दुनिया भर में एक बार फिर से नाकामयाब साबित हो गया। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पाकिस्तान के उन हरकतों को दुनिया के मंच में रखा जो शायद अब तक छिपी रही। ओवैसी ने बताया कि भाई पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है, एक आतंकी है जो यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिया उर रहमान। ये बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि जिया उर रहमान, जिसको पाकिस्तान कहता है कि भाई वो जेल में है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। ओवैसी ने बड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सरकार की यहाँ पर जो सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी की जो सच्चाई है
उसे खोल कर रख दिया। तो ओवैसी ने बड़े सारगर्भित तरीके से बताया। उन्होंने संवेदनाएं भी बताई कि कैसे महिलाओं को विधवा किया गया, उनके जो पति हैं उन्हें मारा गया और महिलाओं को यतीम बनाकर छोड़ दिया गया और कहा गया कि जाइए भैया आप अपने देश के प्रधानमंत्री से बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो किस तरह आतंकियों ने भारत की सामाजिक, भारत की संवेदनाओं को यहां पर चोट पहुंचाया था, ओवैसी ने ये दुनिया के सामने रखा। अब ओवैसी ने यहां पर क्या क्या चर्चा की, उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान पूरा जो आतंक का यहाँ पर कुनबा है उसे स्पॉन्सर्ड करता है, उसे सहायता देता है, उसे वित्तीय एड भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है और उसके बाद उन्हें भारत में भेजने का काम करता है। ओवैसी ने कहा कि भाई 92-93 से लेकर आज तक जितने आतंकी हमले हुए हैं ये होने की वजह ही है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भारत में ये आतंकी हमला करवाता रहता है ताकि भारत में भाई अस्थिरता बनी रहे और वो अपना जो मजहबी एजेंडा है उसे आगे बढ़ाता रहे। तो ओवैसी ने एक एक कर पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की और उन्होंने दुनिया के मंच पर बताया कि पाकिस्तान भारत में क्या कर रहा है। उन्होंने ना सिर्फ 26/11 हमले की चर्चा की, उन्होंने ना सिर्फ पहलगाम और पुलवामा हमले की चर्चा की, बल्कि ओवैसी ने खुलकर कहा कि पिछले साल जुलाई में इन्हीं पाकिस्तान के परस्त आतंकियों ने रियासी में हिंदुओं पर जो धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे, जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उस पर भी हमले की कोशिश की थी और हमला हुआ था जिसमें 7 तीर्थयात्रियों ने जान भी गंवाई थी। तो वैसे नहीं हिचके कि भाई वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हैं, बहरीन में हैं, तो वो किसी तरह से हिंदुओं का पक्ष रखने से कहीं ना कतराए। उन्होंने बताया कि भाई हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ पर आतंक है ये एक मजहब विशेष पर आकर यहाँ पर आतंकी हमला कर रहा है। ओवैसी ने खुलकर कहा और ये बात वो पहली बार नहीं कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था। जब पहलगाम की घटना सामने आई तो जो तमाम दूसरे विपक्षी दल के नेता थे वो इस बात से कतरा रहे थे कि ये जो हमला हुआ है भाई इसमें कहीं भी धार्मिक उन्माद नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ओवैसी ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो धर्म है, जो इस्लाम है, उसका यहाँ पर गलत इस्तेमाल कर इन आतंकियों ने इस पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया और इसका हमें यहाँ पर कंडेम करना चाहिए, हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। हालांकि कई राजनीतिक दल हैं जो विपक्षी वो इसे अपने वोट बैंक की राजनीति समझते हैं, लेकिन ओवैसी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाकायदा बहरीन में साफ तौर पर कहा कि रियासी में हिंदुओं पर भी अटैक हुआ था और यहाँ पर महिलाओं को विधवा बनाने का काम किया गया। और इसके अलावा ओवैसी ने क्या कहा, ओवैसी ने FATF में भी, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भाई जो भी पैसा है पाकिस्तान में जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जाता है, दुनिया के देशों से जाता है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान आखिरकार इन आतंकी गतिविधियों में करता है। ओवैसी ने कहा कि बहरीन ने एक बार ये काम किया भी था जब बहरीन ने FATF के लिए प्रोसीड किया था, लेकिन बाद में ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग में चला गया और जो आतंकी स्पॉन्सरशिप है उसमें नहीं जा पाया। तो ओवैसी ने कहा कि भाई हम मांग करेंगे कि एक बार फिर से कोशिश की जाए कि पाकिस्तान को FATF यानी कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। जो फंडिंग है पाकिस्तान को मिलती है दुनिया भर से, चाहे वो IMF से अभी 1.2 बिलियन की पाकिस्तान को फंडिंग मिली, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से फंडिंग लेता है, UN से फंडिंग, मतलब अलग अलग तरह जाकर, अलग अलग जगह जाकर अपना कटोरा पाकिस्तान फैलाता है, वहां से पैसे लेके आता है कि भैया हम अपने देश में ये करेंगे वो करेंगे, और आखिरकार करता क्या है, पाकिस्तान जाकर अपने आतंकियों को सपोर्ट करता है कि जाइए भैया आप भारत में अस्थिरता फैलाइए। तो वैसे ने FATF में भी पाकिस्तान को शामिल करने की मांग की है। एक खास बात और ओवैसी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई जब 7 मई थी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो जो बहावलपुर था जहां पर LET के ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया, जो आतंकियों के स्पॉट थे उसे भारत ने पूरी तरह से निस्ते नाबूद किया, तो जो आतंकी मरे, शर्म की बात यह है कि उन आतंकियों के जनाजे में नमाज पढ़ी जा रही थी। और यह बात ओवैसी ने कहकर भारत के मुसलमानों के लिए एक बहुत जबरदस्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है भैया कि अगर यह आतंकी है तो इनका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है, इस बात को समझिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शर्म की बात है कि उनके जो जनाजे हैं उनमें नमाज अदा की जा रही थी, कि भाई आप आतंकी हैं फिर भी इसके बाद नमाज अदा की जा रही है। तो ये ओवैसी का एक कड़ा संदेश था जो उन्होंने दुनिया भर के मंच में देकर साफ कर दिया है कि अब ओवैसी आतंक के खिलाफ तो भैया किसी तरह से नहीं रुकने वाले हैं। भारत सरकार के साथ ओवैसी खड़े हुए हैं और जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस में उम्मीद की जा रही थी कि ओवैसी जिस लिहाज से अपने चिर प्रतिद्वंदी अंदाज में भारत से रहकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर भी पाकिस्तान को इसी अंदाज में एक्सपोज करेंगे। और उन्होंने वही काम बखूबी किया। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को फेल स्टेट की संज्ञा दुनिया के देशों में जाकर दी, बल्कि यह भी बताया कि पाकिस्तान किस तरह आतंक को स्पॉन्सर्ड करता है, आतंक को एड करता है और दुनिया भर से जो कटोरे में लेकर अपना पैसा लेकर आता है उसका इस्तेमाल आतंक की खेती करने में करता है। और उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया
ओवैसी ने एक बात ये भी कही कि भाई अब भारत सरकार ने ये तय कर लिया है, हमारे देश ने ये तय कर लिया है कि अब हम ये नहीं सहेंगे, क्योंकि इसमें हमने कई लोगों की जान गंवा दी है, हजारों लोगों की जान गंवाई है। चाहे मुंबई में ट्रेन में धमाका हो, 26/11 का मसला हो, पुलवामा, पहलगाम, रियासी, उरी, बालाकोट, हर जगह का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान ये बात समझ ले कि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी गलती होती है, भारत में कोई भी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो परिणाम वो होगा जो पाकिस्तान शायद कभी जिसकी उम्मीद भी ना कर पाएगा। और यही बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में की थी और ये इस समय भारत सरकार का पूरा स्टैंड बन चुका है। जो बात ओवैसी ने बहरीन में की है, ये सिर्फ ओवैसी की बात नहीं है, ये भारत सरकार की पॉलिसी बन चुकी है। होता क्या था, पहले पाकिस्तान क्या समझता था, पाकिस्तान के आतंकी क्या समझते थे कि भैया अगर 4 आतंकी पाकिस्तान से भारत में जा रहे हैं और 4 आतंकी जाकर हमारे 150 लोगों को मारेंगे और 4 आतंकी अगर खत्म भी हो गए तो उन्हें जन्नत और क्या क्या रास्ता दिखा दिया जाएगा, हूर की बातें बता दी जाएंगी और उनसे कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब भारत ने एक संदेश पाकिस्तान को दे दिया है, जो बात ओवैसी ने भी बहरीन में दोहराई कि अब ये नहीं चलेगा, अब आप हमारा एक मारेंगे तो हम घुस कर आपके 100 मारेंगे और सिर्फ आतंकियों को नहीं मारेंगे, अब हम जो तबाही मचाएंगे वो पाकिस्तान ने देख लिया है। आपके 11 एयरबेस हमने उड़ा दिए और इसी तरह की आगे भी कार्रवाई होगी अगर अब कोई भी हिमाकत भारत में भारत की फिजा को, भारत की शांति को कहीं भी चोट पहुंचाने की गई। तो ये पूरा ओवैसी का पूरा यहाँ पर स्पीच था, स्पीच जो उन्होंने बहरीन में दी है और उन्होंने कहा कि भाई बहरीन के जो दल थे, जो वहाँ की सरकार थी, उन्होंने हमें सुना भी, वहाँ के लोगों ने हमें समझा भी है और हमें उम्मीद है कि दुनिया भर में जो हम पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरा मसला लेकर जा रहे हैं इसमें समर्थन मिल भी रहा है और दुनिया भी पाकिस्तान की तस्वीर को समझेगी कि कैसे पाकिस्तान जो आतंक की खेती कर रहा है, जो भारत में आतंक मचा रहा है और दुनिया भर से समर्थन भी ले रहा है, कैसे अब इसे दरकिनार करने का समय आ गया है। तो ओवैसी का ये बयान था, पूरा इनकी स्पीच थी जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी, खासतौर पर भारत की, और पाकिस्तान भी समझ गया कि भैया अब ओवैसी को रोकना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओवैसी जब बोलते हैं तो पाकिस्तान के जो मजहबी जिहाद की पूरी कहानी है उसे भी एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि ओवैसी बैरिस्टर तो हैं ही, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को भी अच्छे से पढ़ा है, समझा है, और अब जब वो बोल रहे हैं तो पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं या शहबाज शरीफ हैं या पाकिस्तान के तमाम मौलाना हैं, ओवैसी की बात से थर थर कांप रहे हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।